बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। इंटरमीडिएट भौतिकी में बोर्स का एटॉमिक मॉडल यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबके सिलेबस में ये है। इस चीज को खूब ध्यान से देखना है, जानना, समझना, पढ़ना है। बोर्स का परमाणु मॉडल क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था परमाणु मॉडल की स्टार्टिंग, सबसे पहले परमाणु के विषय में जानकारी दिया था तो कौन? वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु के विषय में दिया। परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन, मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की खोज हुई। उसके बाद परमाणु मॉडल पे चर्चा की गई। तो सबसे पहला परमाणु मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल था, जिसको मैंने आप लोगों को पीछे की वीडियो में बताया, जिसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु का तरबूज मॉडल, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद मैंने आप लोगों को अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज को मैंने बताया। फिर उसके बाद जब थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल हुआ तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से भी कुछ चीजें मिली, लेकिन रदरफोर्ड के भी परमाणु मॉडल में कुछ न कुछ कमी रह गई। तब आ गई महोदय कौन? बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब आपको बोर का परमाणु मॉडल बताना है। तो सभी परमाणु मॉडलों से कुछ हमको तथ्य मिले। सक्सेसफुल भी हुआ, जो चीज सक्सेसफुल हुआ उसको हम लोग स्टोर कर लिए। जो अनसक्सेस था, अनसक्सेस वाले पॉइंटों को अलग अलग वैज्ञानिक जो है उस पर अपना मॉडल देते गए। तो अब आपका तीसरा जो मॉडल है, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसके बाद आज हम बता रहे बोहर का परमाणु मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्स का परमाणु मॉडल ने फिजिक्स के बहुत सी जो है कि घटनाओं को क्लियर किया। और इन्होंने अपना मॉडल क्या दिया? वैज्ञानिक नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया और उन्होंने निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। वैज्ञानिक नील बोहर ने क्वांटम, देखिए हम लिखते भी चल रहे हैं क्योंकि बहुत आसानी से इसको समझना आप लोगों को। वैज्ञानिक बोहर का पूरा नाम क्या है? वैज्ञानिक नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को नोट करते चलिए आप लोग, कठिनाइयों को दूर किया और उन्होंने निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ये है बेटा सार है। सार मतलब सारांश है। ये सारांश है इसका। वैज्ञानिक नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कठिनाई आई थी। कौन कौन? परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के संबंध में। इन्होंने परमाणु को अस्थायी नहीं, इनके अनुसार परमाणु अस्थायी हो गया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया था, अब परमाणु का अस्थायित्व ही समाप्त हो गया था और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। काहे नहीं कर पाए? जब इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह घूम रहा चाहे जहां, तो आवारा की तरह घूमेगा, गिरेगा, मरेगा, नहीं गिरेगा। हाँ, कई प्रकार की आग लगेगी। भाई इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर लगातार घूम रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होता? तो स्पेक्ट्रम चारों हर जगह हो जाएगा। अब पता है लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी सारे कलर जब एक ही मिल जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाएगी।
रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या तब होगी, आराम से बैठ जाओ। रेखीय स्पेक्ट्रम तो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करने में अनसक्सेस हो गए। अब इन्होंने क्या किया, अपनी निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसके लिए उसका कुल कोणीय संवेग mvr nh/2 का पूर्ण गुणज होता है। इनका पहला मॉडल क्या है, mvr = nh/2। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, यह nh/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं पहला मॉडल बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसके लिए उसका कुल कोणीय संवेग mvr nh/2 का पूर्ण गुणज होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहां क्या क्या चीज है, m इज इंप्लाइज दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, मास ऑफ, हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, रेडियाई, ठीक है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ, ठीक है ना। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, h इज इंप्लाइज दैट प्लैंक कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट है। और m क्या है, कक्षा की संख्या, m क्या है, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये चीज है, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे पूरा पूरा दिख रहा है, जिसको साफ साफ आप लोगों को देख लेना है। तो बोर्स का पहला परमाणु मॉडल क्या है भाई, हम यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, जिसका कोणीय संवेग mvr का nh/2 का पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षा में घूमेगा, एक एक कक्षाओं में घूमता है। तो ये जो है आपका पहला मॉडल है, mvr = nh/2, ठीक है ना। तो जहां n क्या है, पूर्णांक है, यानी कक्षा की संख्या है, जिसे क्रम संख्या अथवा मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षा में घूमते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं। कक्षा का है, ये कक्षा है, नाभिक है, एक कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा, ये बहुत सारी क्या है, कक्षाएं हैं। हर कक्षा में क्या रहता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है ना। ये है आपका पहला मॉडल। अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात परमाणु का अस्थायित्व तो बना रहता है। दूसरा मॉडल क्या है कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात परमाणु का अस्थायित्व तो बना रहता है। देखो, यानी इनके मॉडल से हम परमाणु को अस्थायी कर लिए, ठीक है ना। अस्थायी कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तो जो रदरफोर्ड जिसमें फेल हुए थे, इस पास हो गए ना, पास हो गए, लिख देते हैं अस्थाई कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। हाइड्रोजन के 91वें कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के 91वें कक्षा की ऊर्जा En इक्वल टू माइनस RH/-, ये फार्मूला होता है। हाइड्रोजन परमाणु के 91वें कक्षा की जो एनर्जी होती है, 91वें ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, 91वीं ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इज -RHc/n², ठीक है ना। N इक्वल टू -RHc/n², ठीक है ना जी सर। तो कौन कौन सी चीजें क्या है? En 91वें कक्षा की ऊर्जा क्या है? 91वें कक्षा की ऊर्जा। R क्या है? रीडबर्ग नियतांक, बहुत इंपॉर्टेंट है रीडबर्ग नियतांक। इसके विषय में पूरी डिटेल जानकारी आगे हम आपको बताएंगे। ये रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, प्रति मीटर इसका मात्रक होता है 1.0097 × 10⁻⁷ प्रति मीटर इसकी वैल्यू होती है। यह क्या है? बार बार आप लोग जानते हैं बहुत पहले से, प्लांक नियतांक है। सी क्या है? प्रकाश का वेग है या चाल है। और यन का है? कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ आर्बिट। तो विद्यार्थीगण, ये दूसरा मॉडल है। आप लोग को साफ साफ व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन या घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। तो ये आप लोगों का दूसरा मॉडल हो गया। अब हम आप लोगों को तीसरा मॉडल बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मॉडल क्या है भाई? देखिए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा मॉडल क्या है? देखिए, तीसरा मॉडल क्या है कि जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तो वह अपने किसी निश्चित कक्षा को छोड़कर ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है और वहां पर 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहर कर तुरंत अपनी नीची कक्षा में वापस लौट आता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मान लिया ऊंचे कक्षा की ऊर्जा E2 और नीचे कक्षा की ऊर्जा E1 है, तो ऊर्जा का जो अंतर है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है ना। तो जब परमाणु को बाहर से क्या मिल जाती है? उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है। ये क्या है? नाभिक है, ठीक है ना, ये कक्षाएं हैं। तो जब बाहर से क्या हो जाती है? उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तुरंत
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने निश्चित कक्षा को छोड़कर क्या हो जाता है, ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है और वहां पर 10⁻⁸ का सेकंड तक प्रहार कर तो नीचे कक्षा में वापस लौट आता है। यानी ऊंचे कक्षा की ऊर्जा E2 और नीचे कक्षा की ऊर्जा E1 है। तो क्या है, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, ये हो गया। मैंने दूसरा मॉडल बताया, डेल्टा E इक्वल टू माइनस RH बटे N, डेल्टा E बराबर माइनस RH बटे N स्क्वायर। अच्छा, तो E1 इक्वल टू क्या होगा, E1 इक्वल टू माइनस RH बटे N1 स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हो R कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RH अपॉन N1 स्क्वायर, ये क्या हो गया N2 स्क्वायर। अब रखिए डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 माइनस RH अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस RH अपॉन N1 का स्क्वायर इक्वल टू RH ले ली कॉमन, RH कॉमन हो गया तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। देखिए ये आपका माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये क्या हो गया, डेल्टा E हो गया। और आप लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है, आप लोग क्या जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है, H नहीं होता है, H इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, H कैंसिल हो गया। तो आपका हो गया न्यू इक्वल टू RC 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अच्छा, और आप लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा इक्वल टू RC 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। C कट गया, 1/λ इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो फार्मूला आया, ये फार्मूला आप लोग देख रहे हो, 1/λ इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी ये फार्मूला यह क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है और जो है कि परमाणु केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। क्या होता है, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, अर्थात जो इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है क्या होता है, रेखीय होता है, जहां 1/λ को क्या कहते हैं, 1/λ इज नोन एज वेव नंबर। 1/λ राशि, 1/λ को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग संख्या। 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार जो है कि इस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला कहा गया। परमाणु मॉडल के लिए आधुनिक भौतिकी में बोहर के परमाणु मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना गया। इसके लिए सन 1922 ईस्वी में नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक नील बोहर को सन 1922 ईस्वी में नोबेल के पुरस्कार, नोबेल का पुरस्कार होता है, नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप लोगों का जो है नील बोहर का परमाणु मॉडल है। इनके परमाणु मॉडल को
सुधार करते हुए आगे चल करके वैज्ञानिक समरफील्ड डी ब्रागली ने अनेक सुधार किए। इस प्रकार बोर का परमाणु मॉडल जो है वो क्या है, आधुनिक भौतिकी की आधारशिला है। इसके आधार पे जो है कि दो फार्मूले दिए गए, कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए और कक्षाओं की एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है ना। एनर्जी और त्रिज्या निकालने के लिए जो है कि फार्मूला दिया गया, जरा इस फार्मूला को भी आप लोग देखिए। तो यहाँ पे फार्मूला होता है बोर परमाणु के 9वीं कक्षा की त्रिज्या, परमाणु की 9वीं कक्षा की त्रिज्या आर्यन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला जी की जो कक्षा की त्रिज्या होती है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जेड। ये दो फार्मूले होते हैं। यानी कि जो त्रिज्या है वह कक्षा की संख्या के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी, और जब त्रिज्या बढ़ेगी तो घटेगा। जब कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी और जब कक्षा की संख्या घटेगी तो त्रिज्या घटेगी, स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के फार्मूले मिले। और जो आपका 9वीं कक्षा की ऊर्जा है वह क्या है, एन इक्वल टू परमाणु के 9वीं कक्षा की ऊर्जा, ये भी फार्मूला आप लोग देखिए। परमाणु के 9वीं कक्षा की ऊर्जा एन इक्वल टू माइनस आर एच सी अपान एन स्क्वायर। यानी जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन स्क्वायर। यानी जब कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी और जब कक्षा की संख्या घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। माइनस आर एच सी अपान एन स्क्वायर और त्रिज्या जो होती है आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और एटॉमिक नंबर की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। फार्मूला याद है आपको, क्या होना चाहिए, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि जो त्रिज्या होती है प्लांक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती और इलेक्ट्रॉन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। खास करके ये चीज जानना जरूरी होता है। तो ये आपका जो है कि रहा नील बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। ये नील बोहर का परमाणु मॉडल है। इसके बाद इनके मॉडल में और अधिक सुधार किया गया और सुधार करने इनकी भी सुधार के लिए समरफील्ड और डी ब्रागली ने प्रयोग किए। तो मैं बता रहा हूँ सबके, अब इनके भी मॉडल में और अधिक सुधार कौन किया, समरफील्ड किया, अब वैज्ञानिक डी ब्रागली किया। तो इस प्रकार ये जो है कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को, निश्चित ही एग्जाम में आएगा और इसके आगे के लेक्चर को हम आगे के वीडियो में देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।